Good morning student, myself सीमा मिश्रा from शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों आज हम हिंदी ग्रामर से पाठ 2, 4 दोहरान करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पाठ 2। आप सभी अपनी बुक में पेज नंबर 5 ओपन कर लीजिए। पाठ 2 आपका है वर्ण विचार। तो बच्चों वर्ण विचार यानी वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसे अक्षर भी कहा जाता है। और वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है यानी जो पूरा क्रम बना हुआ होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। अब आ जाते हैं हम वर्ण। वर्ण 2 प्रकार के हो गए, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ हम सबसे पहले देख रहे हैं स्वर और व्यंजन। अब आप सबको पता है स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन 33। ठीक है। स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन व्यंजन जो होते हैं वो आधे होते हैं। जब व्यंजन आधे होते हैं तब हम उन्हें इस हलंत के द्वारा व्यक्त करते हैं। लेकिन जब हम व्यंजन में स्वर मिलाते हैं तो ये पूर्ण हो जाते हैं। अब स्वर कोई सा भी मिल सकता है इसके अंदर। हमने यहाँ सिर्फ अभी तो अ मिलाया है, तो यहाँ अ स्वर डाला तो यहाँ क स्वर के सहित हो गया। यानी व्यंजन स्वतंत्र होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजनों के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब आ जाइए आप अपने पेज नंबर 6 पर, जहां आपको ये दिया हुआ है वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। अब आ जाते हैं स्वर के। स्वर के भी यहाँ 3 भेद दिए गए हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम स्वर के ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, दीर्घ और पलु। यहाँ 3 भेद दिए गए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और पलुत। ये स्वर के 3 भेद यहाँ दिए हुए हैं। अब आ जाते हैं व्यंजन पर। व्यंजन के भी यहाँ पर 3 भेद दिए गए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। यानी स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये इसके भी 3 भेद यहाँ दिए गए हैं। अब आ जाते हैं बच्चों हम अन्य स्वर पर। अन्य स्वर क्या होते हैं, इनका भी प्रयोग हम करते हैं। तो अन्य स्वर ले लेते हैं हम। यहाँ उन स्वरों का जिनका हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम ले लेंगे अनुस्वार। अनुस्वार आप सब जानते हैं ना, कौन सा होता है? अनुस्वार यानी अंक की बिंदी। ये क्या कहलाता है? हमारा अन्य स्वर के अंदर आता है। ठीक है, अन्य स्वर के अंदर हम ले रहे हैं सबसे पहले अनुस्वार। अनुस्वार में आप क्या लेंगे? हम अंक बिंदी लेते हैं। तो ये आप सभी जानते हैं इसका चिन्ह क्या होता है। और जैसे हम शब्द लिख लेते हैं शंख, तो ये क्या है? ये अनुस्वार के द्वारा बना हुआ शब्द है। इस प्रकार सेकंड है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक जिसे हम चंद्रबिंदु के नाम से भी जानते हैं। आप सब यूज करते हैं चंद्रबिंदु का, हम चंद्रबिंदु के नाम से जानते हैं अनुनासिक। तो हम यहाँ ले लेते हैं जैसे आँख। ठीक है, इस पे भी हमने क्या लगाया? इसे हम अनुनासिक या चंद्रबिंदु कहते हैं। और एक होता है विसर्ग। जब आपने संधि में भी पढ़ा है और आप संस्कृत में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, विसर्ग का कितना प्रयोग होता है। तो यहाँ हम ले लेते हैं विसर्ग से बना एक शब्द प्रातः। इसकी जो ध्वनि होती है वो ह साउंड करती है, ह स्वर के रूप में निकलती है। ये आपका क्या है? विसर्ग कहलाता है। अब आ जाते हैं बच्चों इनकी जो
स्वरों की जो मात्राएं हैं आप सब अपने पेज नंबर 6 पर देखिए, एक चार्ट बना हुआ है। इन मात्राओं को आप एक बार दोहरान करेंगे ताकि आपको इन स्वरों की मात्राओं का ज्ञान हो जाए। अब आ जाते हैं बच्चों हम यहाँ पर संयुक्त व्यंजन पर। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? दो व्यंजनों के दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाला व्यंजन क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन। तो यहां संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? हमने इससे पहले भी पढ़ रखे हैं। यहां 4 प्रकार से संयुक्त व्यंजन दिए हुए हैं, जैसे क और श मिला तो एक व्यंजन बन गया छ। ये ध्यान है, आप हम लिखते हैं ना कक्षा, यहाँ लिखा हुआ है आपको छा, तो ये शब्द कौन सा है? कक्षा, शा से बन गया। इसी प्रकार हम ले लेते हैं त प्लस यहाँ र, इससे बना त्र। शब्द ले लेते हैं मित्र। इसी प्रकार हम ले लेते हैं ज प्लस यहाँ, इससे बना ज्ञ। ज्ञ से ज्ञान, ज्ञानी, हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार एक ले लेते हैं श और र, इससे बना हमारा श और र से बना हमारा कौन सा नया शब्द बन जाएगा? वो बनेगा श्रम, श्र। यहाँ पर हमने श्र ले लिया तो यहाँ बना श्रम। ये हमारे कौन से व्यंजन हो गए? ये हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। इससे हम और भी शब्द बना सकते हैं। ये इसके 4 प्रकार दिए गए हैं। अब आ जाते हैं हम द्वित व्यंजन पर। संयुक्त व्यंजन तो आपने जान लिया कि ये प्रकार है इनका। अब द्वित व्यंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमने इसका भी बहुत प्रयोग किया है, आगे की कक्षाओं में भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्या है। तो द्वित व्यंजन वो होते हैं जो एक बार, 2 बार, मतलब बार बार जिनका प्रयोग किया जाए, 1 से 2 बार प्रयोग किया जाता है, वो द्वित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ले लेते हैं हम, आप सबको पता है ये जैसे न है, तो न जब हम लेंगे तो ये आधा होगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें हम प्लस करके, तो यहाँ 2 बार जब जिस व्यंजन का प्रयोग किया जाएगा वो कहलाएगा हमारा द्वित व्यंजन। अब द्वित व्यंजन से बनने वाला शब्द हम ले लेते हैं अ न न, अन्न या गन्ना। इस प्रकार से बहुत सारे व्यंजन हैं जिन्हें हम द्वित व्यंजन के रूप में लेते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? द्वित व्यंजन, यानी अन्न या गन्ना। 2 बार यानी समान स्वर जब 2 बार आते हैं तो वो कहलाते हैं द्वित व्यंजन। अब आ जाते हैं बच्चों वर्ण विच्छेद। अभी हमने इससे पहले क्या देखा था? हमने सारे स्वरों के बारे में, व्यंजनों के बारे में जाना। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप अपनी पेज नंबर बुक के अंदर 9 पे देखिए, जहाँ आपको बहुत सारे शब्द दे रखे हैं वर्ण विच्छेद किए हुए। तो हम सबसे पहले तो हम एक शब्द ले लेते हैं। मैं आपको वर्ण विच्छेद से पहले हम एक शब्द बना रहे हैं जिसे हम क्या कहेंगे? जो शब्द बनेगा, ठीक है। वर्ण विच्छेद दिया गया शब्द को हम क्या कर रहे हैं? शब्द बना रहे हैं विच्छेद के द्वारा। जैसे मैंने क दिया, ठीक है, हलन, इसके अंदर स्वर है अ, ठीक है। यहां हम म, हलन, इसमें भी कौन सा स्वर है? अ। और यहां ले लेते हैं ल, तो यहां भी कौन सा स्वर है? अ। अब जब हमने स्वर, व्यंजन और स्वर को यहाँ आपस में मिलाया तो एक शब्द क्या बन गया? वो बन गया कमल। तो ये क्या है? ये शब्द है, लेकिन जब हम इसका विच्छेद कर रहे हैं, जब हम इसको टुकड़े कर रहे हैं, तो हमने इसमें व्यंजन और स्वर को अलग अलग कर दिया। अब इसमें कई बार हमने तो यहाँ जो लिए हैं जिसमें सब में कौन सा स्वर आ रहा है? अ आ रहा है। अगर इसके अंदर आ स्वर होता तो हम कैसे लिखते? जैसे क धन आ, धन ल, धन आ, तो ये शब्द बन गया काला, या ताला भी बना सकते हैं इसी तरीके से विच्छेद कर कर।
तो इस प्रकार से ये क्या है, विच्छेद। यहां हम इसको बोलेंगे वर्ण विच्छेद। जब हम शब्दों के टुकड़े करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं वर्ण विच्छेद। ठीक है, और वर्णों के आपस में मेल से बनने वाला शब्द वर्ण शब्द कहलाता है। तो यहाँ हमने जाना कि किस प्रकार से हमें सबसे पहले स्वर, फिर व्यंजन, और स्वरों के बारे में स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। लेकिन हम इन दोनों को जब वर्णमाला में आपस में मिलाते हैं तो ये कितने बन जाते हैं, ये 44। ठीक है, ये 44 बन जाते हैं। अन्य स्वर के बारे, अन्य वर्ण के बारे में भी जाना था हमने, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, और उसके साथ में हमने ले लिया स्वर के भी भेद बताए हैं यहाँ पर, ह्रस्व, दीर्घ और पलूत। व्यंजन के भेद यहाँ पर बताए गए हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। और उसके बाद हमने जाना कि वर्ण विच्छेद क्या होता है, यानी वर्णों से जब हम स्वर अलग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो बच्चों अभी हमने पार्ट 2 पढ़ा था, वर्ण विचार। अब पढ़ने जा रहे हैं हम पार्ट 4, शब्द विचार। आप सभी अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 19 ओपन कर लीजिए, इसमें दिया हुआ है, हम उससे पढ़कर करने जा रहे हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और अगर वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो शब्द बनते हैं, और शब्दों का जब सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकलता है, वो समूह बनता है, क्या, शब्द बनता है। और शब्द जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, वाक्य बनते हैं। तो यहाँ सिर्फ हम पहले शब्द के बारे में जानेंगे। तो यानी कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्दों को 4 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले हम ले लेते हैं, यहाँ शब्दों का वर्गीकरण दिया गया है बच्चों, हम उस वर्गीकरण के हिसाब से ही शब्दों को जानेंगे। तो यहाँ शब्दों का वर्गीकरण दिया हुआ है जो 4 भागों में है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसके वर्गीकरण को देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है श्रोत्र या उत्पत्ति के आधार पर। तो श्रोत, इसमें भी आपको इनके बारे में भी किस तरीके से भेद है वो भी जानेंगे हम। श्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, यहां ये नंबर 1 पर आ रहा है। इसके बाद है आपका 2 नंबर पे हम ले लेते हैं, 2 नंबर पे आपका आ गया रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, ये अपना नंबर 2 पे आ रहा है। अब हम ले लेते हैं नंबर 3 पर, जिसमें दिया गया है आपका प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो यहाँ हम किसके बारे में जान रहे हैं, शब्दों के वर्गीकरण के बारे में, और यहाँ हमारा आ गया अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ हमने जाना शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें 4 प्रकार दिए हुए हैं। सबसे पहले नंबर पर हमें दिया हुआ है, क्या है, आपका श्रोत्र या उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2 पे आपका दिया हुआ है रचना या बनावट के आधार पर। नंबर 3 पे दिया है प्रयोग के आधार पर, और नंबर 4 पे दिया है आपका अर्थ के आधार पर। ये 4 प्रकार हैं शब्दों का, यहाँ 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। अब आ जाते हैं बच्चों हम यहाँ श्रोत्र या उत्पत्ति के आधार पर, इसका भी यहाँ पर किस प्रकार से 4 भेद दिए हैं वो देखते हैं हम। इसके भी 4 भेद हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ठीक है, देशज शब्द,
और विदेशी। तो यहां हमने जाना कि जब श्रोत्र या उत्पत्ति के आधार पर शब्द हैं, उनके भी 4 भेद दिए गए हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि जो शब्द हम संस्कृत से ज्यों के जैसे कि तैसे, ज्यों का त्यों ले लेते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्दों में हम क्या करते हैं, संस्कृत से हिंदी में लेते समय उन्हें कुछ परिवर्तन कर देते हैं। देशज, जो देश में जो आम बोलचाल की भाषाओं में जो आ जाते हैं, अलग अलग प्रांत की भाषाओं में जो होते हैं, देशज होते हैं। और विदेशी तो नाम से ही पता चल रहा है कि विदेशी भाषाओं से जिन शब्दों को हमने लिया है वो क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों, हम यहाँ पर पॉइंट 2 के जो दे रखा है 2 वाला, रचना या बनावट के आधार पर, यहाँ पर भी इसके भेद दिए गए हैं। रूढ़ शब्द, ठीक है, फिर है यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। इसके 3 भेद दिए हुए हैं, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। ये यहाँ पर इसके 3 भेद दिए गए हैं। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, और साथ में यौगिक शब्द जो होते हैं 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। योगरूढ़ शब्द होते हैं जिसमें 2 शब्दों के मेल से बनने के बाद एक तीसरे अर्थ पर हम जाते हैं, तो वो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ 2 भेद दिए हैं। विकारी, ये तो जानते ही हैं हम, विकारी और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द वो होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। यानी जिन शब्दों में जिन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि में जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं वो हमारे विकारी कहलाते हैं। अविकारी शब्द तो आप सबको पता है, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाते हैं इसके 4 वाले पॉइंट पर, अर्थ के आधार पर। तो यहाँ अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सार्थक शब्द यानी वे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, और निरर्थक यानी वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता। तो यहाँ इस प्रकार से हमने जाना कि शब्दों का वर्गीकरण सबसे पहले पर आ गया श्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, इसके भी 4 भेद दिए हुए हैं। फिर है नंबर 2 पर रचना या बनावट के आधार पर, इसके 3 भेद दिए हुए हैं। तीसरे नंबर पे है प्रयोग के आधार पर विकारी, अविकारी, और नंबर 4 पे है अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक और निरर्थक में आप पेज नंबर 21 पर देख लीजिए। तो पर्यायवाची होते हैं, विलोम होते हैं, अनेकार्थी होते हैं, ये सभी हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, तो वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे हम कोई भी शब्द उल्टा सीधा बोल देते हैं, लमक का कोई मतलब नहीं है, लेकिन नमक बोलते ही हमें समझ में आ जाएगा। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम गलत बोलते हैं या जिनका स्थान सही नहीं रखते हैं, वो निरर्थक शब्दों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ हमने जाना पार्ट 4 के अंदर बच्चों, सबसे पहले हमने जाना कि शब्दों का समूह कैसे बनता है, यानी सार्थक वर्णों के आपस में मेल होने पर ही क्या बनता है, शब्द बनते हैं। और शब्दों का यहाँ वर्गीकरण दिया हुआ है, 4 भाग हैं, 4 भाग के भी अलग अलग भेद दिए गए हैं।